आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में अर्बन डेवलपमेंट और फायर सेफ्टी कंसर्न की। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन या शहरकारी मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि शहरकारी या अर्बनाइजेशन कोई मॉडर्न रुझान नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंसानी समाज का तेज रफ्तार और हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ की भी एक रोशन मिसाल होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमी तरक्की करती है, शहरी आबादी में भी इजाफा होता है। प्लान्ड और अनप्लान्ड घरों के बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और हम सब जानते हैं कि ऐसी घनी आबादी वाले इलाकों में आग लगने का खतरा कितना ज़्यादा होता है और ऐसे हादसों पर कितना बड़ा नुकसान भी होता है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि तेज़ी से तरक्की कर रहे हमारे मुल्क में जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो फायर सेफ्टी कंसर्न है वो क्या है, हम उनका कितना ख्याल रख पा रहे हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ IIPA में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर VK शर्मा मौजूद हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और दिल्ली फायर सर्विस के फॉर्मर डायरेक्टर RC शर्मा जी मौजूद हैं। और आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग एक्सपर्ट और नागपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रिया प्रवीण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही हम वेलकम करते हैं। और सबसे पहला सवाल RC शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं फायर सेफ्टी कंसर्न की। बहुत मेजर कंसर्न है और अगर मैं सही हूँ तो जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे फायर को लेकर कंसर्न भी बढ़ जाते हैं। तो किस तरह की तैयारियां हम पहले से करते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हादसा हो सकता है हम उसका प्रिवेंशन कर पाए? इज़ इट पॉसिबल? जी हाँ, प्रिवेंशन बिल्कुल पॉसिबल है। असल में जो हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो हम अभी बिल्डिंग्स नई बना रहे हैं, आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि सभी जितने भी उसके मानदंड हैं, मानक हैं, फायर सेफ्टी की इशूज़ हैं, उसके मीन्स ऑफ एस्केप वगैरह का जो भी होता है, या फायर फाइटिंग, फायर अलार्म सिस्टम, सभी चीज़ों का उसमें समावेश किया जाता है। तो जितनी भी बिल्डिंगें नई बनती हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक्सेप्ट जो मेंटेनेंस इशू है कि हम लोग उसका रख रखाव ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, या चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या मीन्स ऑफ एस्केप लॉक कर दिए जाते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं अर्बन डेवलपमेंट में। लेकिन जब अर्बन डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ साथ एक काफ़ी नया सेक्टर हो जाता है, जो कि अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज टाइप का या झुग्गी क्लस्टर्स, वो क्योंकि अर्बन वो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो वर्कफोर्स होती है वो वहीं पर रहती है आसपास में। शुरू में टेम्परेरी होता है कि बाद में ये परमानेंट हो जाता है। और वो अगर बिल्डिंग बन के वो वहाँ से स्थानांतरित हो जाए या हटा दिया जाए तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो वहाँ पर बना रहता है और वो एक बढ़ता रहता है फिर। और क्योंकि वो टेम्परेरी होता है, इसमें कोई उसके किसी चीज़ के आने जाने का, रास्तों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। और बाद में ये देखा गया है कि जैसे दिल्ली का अगर हम देखते हैं, ये सेक्टर दिल्ली सरकार ने लगभग 675 ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं जो जिनको आइडेंटिफाई किया जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, उसमें अब फायर हैज़र्ड भी है और जो सिस्मिक रिस्क है वो भी एक अपने आप में हैज़र्ड है। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इतनी जगह पर है, आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं, और उसको जैसे ही जिस स्थिति में है उसी को उसी तरह से भुगतना पड़ेगा। अगर कुछ होता है, ना एक्सेस है, ना फायर फाइटिंग की फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ घुसने की जगह है, तो डिले भी होती है, और ये अपना एक हैज़र्ड है। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जैसे भी आजकल EV व्हीकल्स आ गए हैं, उनकी बैटरी की एक प्रॉब्लम आ गई है। इंडस्ट्रीज़ में जितने केमिकल्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन है, या फैक्ट्रीज़ में वहाँ अपना एक अलग प्रॉब्लम है। तो काफ़ी हर एरिया का अपना स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट का एक वो भी है, जैसे कि उत्तराखंड में आजकल चल रहा है। तो ये सीज़न आपने कहा कि गर्मी का सीज़न है, पतझड़ के बाद सारे पत्ते झड़ जाते हैं, गर्मी अपने आप में है, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं चलती हैं। तो अगर कहीं से चिंगारी मिल जाए या वो डेलिब्रेट कोई शरारत कोई करता है तो ये अपना भयंकर रूप धारण कर सकती है। जी जी,
प्रिया जी, आपसे अब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे में जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस समय पर बहुत ज़्यादा अमल में लाए जाने चाहिए जब हम अर्बन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं? क्योंकि जैसे सर ने जिक्र किया कि जो नया जो बन रहा है उसमें तो बहुत हद तक हम जो भी पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन क्या हमने पहले रखा है? तो कौन कौन से कंसर्न ऐसे हैं जिनको आप सबसे पहले एड्रेस करना चाहेंगी? जी ज़रूर। फायर सेफ्टी एक सब डेवलपमेंट कैरी आउट होने के बाद नहीं होता है। फायर सेफ्टी इज़ अ मैटर ऑफ हैविंग प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। तो दोनों प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगर बाय हैंड जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग, द सेटलमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट और एन अर्बन प्लानर. So the first designing part, if initially has its fire safety provision inhibited in his design, in his plan, अगर वो बिल्डिंग का जो भी प्लान बन रहा है स्टार्टिंग लेवल पे, बेसिक लेवल से अगर फायर सेफ्टी का कंसर्न वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, डिज़ाइन होता है, तो फिर फायर सेफ बिल्डिंग्स हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए सहायता होती है। वह उस तरीके से बिल्डिंग्स हमारी बनती है। जैसे सर ने बोला है कि नई बिल्डिंग आ रहे हैं तो नॉर्म्स हमारे ऑलरेडी वी हैव नॉर्म्स आर बीन फ्रेम्ड, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इज द मैटर विच इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो वो इम्प्लीमेंटेशन अगर कंसर्न देते हुए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग, यानी इनिशियल स्टेज, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आर्किटेक्ट. So the architect, if he is aware of that and he implements as per the norms, तो definitely fire safety at the building planning and then execution हो जाएगा. लेकिन fire prevention is better than cure, we know, but protection is also required, क्योंकि disasters हमारे बोल के नहीं आते हैं. They are not an event which is already given a thought. वो ऑटोमेटिकली अचानक से होती है तो हमारा प्रोटेक्शन वाला जो क्लॉज है वो क्लॉज उसमें हमारा आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन कंसर्निंग, या फिर हम लोग कंसिडर करते हैं कि आग लगती है तो फर्स्ट फायर वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, क्योंकि एनबीसी के तहत हमारे सारे ऑक्यूपेशनल बिल्डिंग्स अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किए हुए हैं. रेसिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, मर्केंटाइल है, इंडस्ट्रियल है, स्टोरेज है. तो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग फायर वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो कैटेगराइज किए गए हुए हैं. ऑलरेडी एक्चुअली डेवलपमेंट में रेसिडेंशियल पार्ट बहुत ज़्यादा पोर्शन में रहता है. नियर अबाउट 50% ऑफ द सिटी ऑक्यूपाइज रेसिडेंशियल एक्टिविटी. तो रेसिडेंशियल में हमारी जो भी प्रोमिनेंट जो आग लगने के जो रहते हैं वो आइडेंटिफाइड रहते हैं. किचन है, किचन में गैस है, गैस का सिलेंडर स्टोरेज है. सारे मेट्रो सिटीज़ में पाइपलाइन के थ्रू हमारे गैस का सप्लाई होता है, लेकिन हमारे यहाँ शहर ऐसे भी है जहाँ पे हमारे 14.5 kg के LPG सिलेंडर्स हमारे रखे हुए रहते हैं. तो उसका ऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, गैस लीकेज नहीं होना चाहिए. और अनदर थिंग इज़ दैट हर घर में हमारा ईंधन हम लोग यानी प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोविज़न करके दिए हैं तो उसके भी लिमिटेशंस है. सिलेंडर के हाइट, आउटलेट का हाइट एंड देन द गैस स्टव बर्निंग, the height should be maintained. तो वो basic education has to be given to the user. तो user should be educated. So constant public awareness, public education related to the fire safety has to be given. Not only अगर हम लोग सिर्फ डिज़ाइन कर दिए बिल्डिंग प्रॉपरली, अगर हमने प्रोटेक्शन के लिए हमारे एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिए, स्मोक डिटेक्टर्स लगा दिए, दैट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड, दैट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल. लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स है वो ऑक्यूपेंट्स को हम लोगों को सुशिक्षित, एजुकेट, अवेयरनेस. अगर आग लगती, एक तो शुरू में आग नहीं लगनी चाहिए, राइट, और आग लगती है तो वो मिनिमाइज कंट्रोल्ड लेवल में होना चाहिए. तो वो सब हम जानेंगे कि फिर क्या करना चाहिए. और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और थोड़ा सा समझाने के लिए हमारे पास, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर VK शर्मा जी भी हैं, तो आपसे हम सर यही समझना चाहते हैं, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह का अगर कोई मिस हैपनिंग होता है तो. लेकिन हमारा इतना डाइवर्स नेशन है, हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन जब होता है, जैसा पहले भी बात हुई कि हम कोशिश करते हैं कि एक प्लान्ड वे में हम उसको करें, लेकिन अनप्लान्ड भी बहुत सारा होता है. तो उसके जो हैसल्स हैं वो भी हमको फेस करने होते हैं. तो अभी शुरुआती तौर पर जो आप हमें बताएंगे वो क्या जानकारी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर अगर आग लग जाती है तो?
देखिए बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि जैसे कि अर्थक्वेक है। जब अर्थक्वेक आता है तो आपने देखा होगा जापान एक बहुत विकसित देश है और वहाँ पे आपदा प्रबंधन भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप 95 का कोबे अर्थक्वेक देखें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है उनको वो आग से हुआ था, फायर से हुआ था जो अर्थक्वेक के बाद में हुआ। उनके बाद में उन्होंने उसमें बहुत सारे नॉर्म्स ऐड किए और बिल्डिंग्स, जैसा शर्मा साहब कह रहे थे कि आज की तारीख में जो बिल्डिंग बनती है तो एक ये चीज़ भी प्रिवेंशन हम रखते हैं कि भाई अगर अर्थक्वेक है, अगर मान लिया सीस्मिक जोन 5 या 4 में हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस तरह से जो है इलेक्ट्रिक उसका फिटिंग और वो सारी चीज़ उसके हिसाब से होती है। इसी प्रकार से जैसे हमारे जैसे फ्लडिंग है तो फ्लडिंग के लिए भी पहले आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नीचे की तरफ हम लोग स्विचेस वगैरह रखते थे, लेकिन अब जो फ्लड प्रोन एरिया है उसमें जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग नॉर्म्स हम लोग बताते हैं लोगों को, वो यही है कि कम से कम जो है या तो ऊपर उसे 4 फीट के ऊपर आप प्लग्स अपने रखें या मतलब, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंटिव हैं, जो कि इस चीज़ को, चूँकि एक देखिए छोटी सी गलती, हम लोग कहते हैं कि ये सब नेचुरल है, लेकिन हमारा तो मानना है कि ये सब मैन मेड है। चूँकि अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे, अगर हम सब प्रिवेंशन रखेंगे, अगर जैसे कि शर्मा साहब कह रहे थे कि इतना अनप्लान्ड ग्रोथ है, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि अगर कोई बिल्डिंग 6 मंजिला अप्रूव्ड है, अगर उसके बाद में हम उसमें 2 मंजिल ऐड करते हैं, अगर उसके बाद में हम उसमें 3 मंजिल ऐड करते हैं तो नेचुरली जो है इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी बढ़ जाता है और सारी चीज़ उसमें, तो जिस हिसाब से आपकी स्वीकृत अगर बिल्डिंग है, अगर हम वो सारी चीज़ माने तो उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि डिजास्टर्स आर क्रिएटेड बाय पीपल। तो अगर हम लोग, इंडस्ट्रीज़ की बात है, अगर केमिकल्स है, ज़्यादातर केमिकल्स के वजह से फायर होती है, तो अगर केमिकल का स्टोरेज और वो सारी चीज़ अगर हम नॉर्म्स के हिसाब से करें तो चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए आज की तारीख में 2 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक तो ये है कि जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देख ही रही हैं कि हर साल जो हमारा जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर ख़ास तौर पे वो 1 डिग्री, अभी देखिए एवरेज भी जो है अभी करीब 1 डिग्री के आसपास बढ़ गया है पूरे विश्व में। भारत में भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि अभी आप जानते ही होंगे चुरू है जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर रहता है राजस्थान में, और बहुत सारे वो चिन्हित हैं, हमें पता है कि ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो, तो अगर वहाँ पे इस तरह के कोई कारखाने हैं, अगर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी स्टोरेज, केमिकल्स की स्टोरेज वो उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलराइट सर। और आरसी शर्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो बहुत बड़ा हमारा देश है और जिसका आपने जैसे कहा कि जो अनप्लान्ड स्थिति है उस वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने देखने में आ जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो 1 या 2 आप बता पाएँ ऐसे वजह जिनकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होता है और वो बिल्कुल नेग्लिजेंस उसमें बढ़ती जाती है, ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए जो कहीं से अप्रूवल आना है और हमें बहुत प्लान वे में करना है, दैट इज़ देयर, दैट इज़ ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकलिटी में जहां हम नुकसान उठाती है फिर हमारे, क्योंकि दर्शक बहुत कंसर्न होंगे इस चीज़ को लेकर, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए जहाँ तक ये प्रिवेंशन वाली बात कही आपने, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है अपना NBC 2016 में जो रिवाइज हुआ है उसमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है, फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी और फायर सप्रेशन। इसको पूरे कोड को 3 भागों में बांटा है, तो फायर प्रिवेंशन उसमें प्रायोरिटी पे रखा गया है। फायर प्रिवेंशन इज़ समथिंग कि कहीं पर भी आग लगने की संभावना ना हो। आग कहाँ पर लगती है? जहाँ पर कोई जलने वाला सामान होगा, जैसे कि हम आजकल सूखा सब कुछ है तो जंगल फायर की भी ज़्यादा संभावना है। घरों में जहाँ पर भी कूड़ा है, कबाड़ इस तरह का कोई सामान है या कोई स्टोरेज है, वहाँ पर भी आग लगने की संभावना रहती है। और साथ में होना चाहिए वहाँ पर कोई सोर्स ऑफ इग्निशन, कहीं से भी चिंगारी तो आनी पड़ेगी, भले ही कोई आदमी ने बीड़ी सिगरेट जला के फेंक दिया है या कोई बिजली की एक मुख्य कारण जो रहा है जो आग लगने का, जो कि देखा गया है दिल्ली में जितने भी फायर इंसिडेंट हुए हैं, पिछले लगभग 23-24 साल में दिल्ली में रहा हूँ
और जो स्टैटिस्टिक्स हैं हर साल के लगभग वो दर्शाते हैं कि लगभग 2/3 से ज़्यादा इंसिडेंट 66 to 70% दे आर एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक मुख्य सोर्स है आग लगने का। वो शॉर्ट सर्किट होता है, कई बार ओवरलोडिंग होता है, कई बार पुराने फॉल्टी इक्विपमेंट्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हैं, या ठीक से बनाया नहीं गया इक्विपमेंट को, या लोगों ने वायरिंग ठीक नहीं की है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोर्स इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। सो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, इसके ऊपर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में दूसरा जो मुख्य कारण है जो लाइफ का सेफ्टी का, लोगों की जान जाने का, मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसमें लगभग मेरे विचार से 95% से ज़्यादा लोग सिर्फ धुएं से मरते हैं। आग में जलने से बहुत कम लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन धुएं की वजह से 95% से भी ज़्यादा, लगभग शायद उससे भी ज़्यादा होता होगा। और सब तरह की आग में धुआं जो है वो सिमिलर है, या क्या किस तरह का कंटेंट वहाँ पर है उस वजह से उस धुएं में फ़र्क पड़ता है और वो अलग तरह का एक स्मॉग और वो हो जाता है? तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी धुआं रहे, नॉर्मली जैसे कि मैंने बताया दिल्ली में आग लगने का पिछले दिनों में एक हाई राइज बिल्डिंग की हम बात करते हैं, लेकिन लो राइज का ख़तरा जो है दिल्ली में, जिसमें ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वो लो राइज उसमें इंडस्ट्रीज़ में हुई है या घरों में हुई है। मीटर बोर्ड जीने में लगा हुआ है, जीने में मीटर बोर्ड में आग लग गई, पूरे ऊपर के 8-10 जो भी हैं ऑफिसेज हैं या घर हैं, उनके मीटर जीने में लगे हुए हैं। एंड पैन इंडिया रिजल्ट विल बी द सेम अगर ऐसा होता है। आपने देखा जो हमारा गुजरात में फायर हुआ था कोचिंग सेंटर में, दिल्ली में मुखर्जी नगर में हुआ था, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हुआ था, कई जगह पर हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे मीटर में आग लगी, धुआं जीने से ऊपर गया, लोग निकल नहीं पाए, कहीं पर लोग कूदे, कहीं पर लोगों को यहाँ मुखर्जी नगर में केबल मिल गया, उसके सहारे उतर गए। तो देख, उपहार इंसिडेंट सबसे बड़ा जो है दिल्ली में हुआ है, 58 आदमी की डेथ हुई, लगभग 125-150 आदमी को ऊपर से निकाला गया बालकनी से, लेकिन धुएं से सबकी डेथ हुई। तो एयर कंडीशन बिल्डिंग जहाँ पर होती है, जहाँ पर धुआं निकलने का कोई साधन नहीं है, स्मोक वेंटिंग की अरेंजमेंट नहीं है, या हम उसको उपयोग नहीं कर पाए, वहाँ पर इन चीज़ों की संभावना ज़्यादा रहती है। धुएं की 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम है। एक तो दिखाई नहीं देगा, जब हमें दिखाई नहीं देता तो हम रिएक्ट करना गलत, उल्टा सीधा रिएक्ट करते हैं। और धुआं जब सांस में धुआं जाता है, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या कोई केमिकल्स हैं तो उसके गैसेज वगैरह पॉइजनस, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। दिस इज़ हाउ। तो स्मोक मैनेजमेंट और स्मोक वेंटिंग ये एक साथ में लाइफ सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। और तीसरा है जो फायर सप्रेशन, फायर फाइटिंग, उसके लिए एक्सटिंग्विशर्स हैं या फिक्स सिस्टम्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, या जो भी फायर एक्सटिंग्विशर जितने हैं, वेटराइजर, होज, ये सब चीज़ें अलग हैं। उसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस, और क्या हमारे हैजर्ड्स क्या हैं। तो प्रिया जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि जैसे हम रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पर अलग लेकिन कई बार हम जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट जा रहा है, या मूवी देखने जा रहा है, या वो अपने वर्क प्लेस पर जा रहा है, मोस्टली वी आर नॉट अवेयर कि वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस तरह के हैं। तो हमें कैसे एक तो चेक करना चाहिए, क्या हमें सीधे बात करनी चाहिए जो मैनेजमेंट है या जो लोग वहाँ पर कंसर्न है उनसे, या हम अपने से कुछ पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इन केस ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं? क्योंकि कई बार वो एंट्री एग्जिट और इस तरह का कोई मैनेजमेंट हम शायद कंसर्न ही नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। वो जब हो जाता है तब एक तरह का अलार्म बजता है और तब उसके बाद शायद देर हो जाती है और हम एक्ट नहीं कर पाते हैं उस तरह से जैसे करना चाहिए। तो क्या गाइड करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग कोई भी बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेंट्स हैं, वहीं पे ज़्यादा रिस्क होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई मॉल में जाते हैं तो मॉल में ऑलरेडी एज पर नॉर्म्स ऑन पेपर एवरीथिंग इज़ करेक्ट, लेकिन इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हम लोगों को मालूम है वो फैक्टर्स? जनरल पब्लिक को मालूम नहीं रहता है। जनरल पब्लिक जब जाती है, आम आदमी जब उस बिल्डिंग में जाती है, तो वो आम आदमी को पता रहना चाहिए कि वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, हम कौन से पॉइंट पे खड़े हैं, इन बिटवीन एट मेजर टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे भी हमारा कॉरिडोर टर्न होता है, वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, की प्लान्स होते हैं, एवरी फ्लोर के, हर एक फ्लोर के आप यहाँ पे है, यू आर हियर, और वो पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ रहता है। और वहाँ से आपको पूरा डायरेक्शन टूवर्ड्स द फायर एग्जिट वहाँ पे पूरा डायरेक्टेड रहता है। अदर देन दैट, दिस फायर एग्जिट वाले जो लॉबीज रहते हैं, कॉरिडोर्स रहते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी।
जब आग लगती है तब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। और ये हमारे ग्लोइंग साइन बोर्ड्स होते हैं और इनकी जो पावर सप्लाई रहती है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, तो दे आर नॉट सपोज टू बी ऑफ, they are always glowing and they are going to shine and they are going to show the way towards the fire exit. The first thing, जब हम एंटर करते हैं हम लोगों को बिल्डिंग का प्लान, लेआउट, सारे नेविगेशंस के पॉइंट्स होते हैं, नेविगेशन रूट होते हैं, ये हमारे समझ में आना चाहिए। अनदर थिंग, वहाँ पे डिस्प्लेड हमारे एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, लगे हुए रहते हैं, माउंटेड रहते हैं। वहाँ पे माउंटेड एक्सटिंग्विशर्स कौन से कैटेगरी के हैं? जनरली ABC कैटेगरी इज़ अ वेरी कॉमन एक्सटिंग्विशर, और एक्सटिंग्विशर हमको ऑपरेट करते आना चाहिए। उतना प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी अवेयरनेस हर एक इंसान को होना चाहिए। और ये कैसे ऑपरेट होते हैं उसके सारे स्टेप्स लिखे हुए रहते हैं, और अगर आपने उसको हैंडल किया है तो आपको वो पता चलता है कि वो कैसे ऑपरेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फायर एग्जिट कैसे है, अगर लगती है आग तो हमारे एक्सटिंग्विशर्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहाँ पे लगे हुए हैं। अनदर थिंग, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई द फायर अलार्म, क्योंकि फायर अलार्म जब बजता है ऑटोमेटिक सेंसर्स के थ्रू, तब वो इतना लाउड रहता है कि वो इतने इम्पैक्ट करता है हमारे साइकोलॉजी के कि कहीं पे तो भी हादसा है एंड वी गॉट पैनिक। वो पैनिक के कारण ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो पैनिक नहीं करना चाहिए। पेशेंटली यू शुड बी knowing about all the things, do's and don'ts. Part of our education system also, that awareness is the key, I guess. It is, we can't say that, yeah, part of education, हमारी सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो वो हमको मालूम होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ इन एनी सिचुएशन। और आग जब लगती है एकदम से एक्सप्लोड नहीं होती है, इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल इंसिपिएंट फायर। अगर ये इंसिपिएंट फायर ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो इट विल नेवर लीड टू द हजार्डस सिचुएशन। राइट, वी कैन मिनिमाइज एवरीथिंग। हाँ, पैनिक हो जाता है और उस वजह से नहीं हो पाता है। डॉक्टर VK शर्मा जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि अर्बन प्लानिंग जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके से न सिर्फ डिपार्टमेंट है बल्कि बहुत सारी कोशिशों को प्रैक्टिकल उसमें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन की जा रही होती है, पूरा प्लान बन रहा होता है किसी भी सिटी को लेकर, वहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और उसमें किसी भी तरह का अगर कोई डिज़ास्टर आता है, वेदर इट इज़ फायर, वेदर इट इज़ अर्थक्वेक, तो किन किन चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है जब हम प्लानिंग के स्तर पर होते हैं उस समय पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। उसका रीज़न ये है कि भारतवर्ष में भी हम समझते हैं कि आने वाले 20 साल में या मतलब उससे पहले ही करीब 50% हमारी जो आबादी है वो शहरों में आ जाएगी। और कुछ लोगों का उम्मीद है कि 2050 तक जो है हम लोग 50% अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। तो किस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए, ये आपका सवाल था। मेरा उत्तर ये होगा कि सबसे अच्छी मिसाल हम इसमें दे सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। जो भारत सरकार ने अभी एक स्कीम चलाई है जिसमें कि करीब 100 हम हर स्टेट को लेते हुए जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उनमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनमें खाली ट्रांसपोर्ट और खाली उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट और सारी चीज़ यही नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन के भी जितने भी आयाम हैं, जितने भी मुख्य चीज़, और फायर तो अर्बन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट। और उसमें जो वनरेबल पॉइंट्स हैं, जो उस तरह से कहाँ पे हाइड्रेंट होना चाहिए, कहाँ पे और किस तरह की तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान में रखी जाती हैं। मेरा सोचना ये है कि अब देखिए, नए शहर शुरू से तो बहुत कम बनते हैं, कॉलोनीज़ डेफिनेटली डिज़ाइन होती हैं। तो उन कॉलोनीज़ को मेरे ख्याल से प्लानिंग की दृष्टि से तो वो बहुत अच्छे से बनती हैं। उनमें हम ट्रांसपोर्ट से लगा करके और सारी चीज़ करते हैं, लेकिन उसी के बाद में जो है उस प्रबंधन का हम ही लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। और कुछ ही सालों के बाद में आप कितने भी अच्छे से बसा हुआ शहर, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो कोई हो, एक आम शहर की तरह से हम उसे बना देते हैं। तो हमारा सोचना ये है कि एक पब्लिक एजुकेशन
ये जो एजुकेशन अवेयरनेस की जो आपने बात कही, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डूज एंड डोंट्स हैं वो हमें बेसिक एजुकेशन से इन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और देखिए एनडीएमए है, एनडीएमए ने करीब करीब हर आपदा के लिए जो है डूज एंड डोंट्स, उसमें जो है उनकी गाइडलाइंस, उसके लिए अभी तो भारत सरकार ने एक और अच्छी चीज़ की है कि हर मंत्रालय को कहा है कि आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए। और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में खाली ये नेचुरल डिजास्टर्स की बात नहीं करते हैं, वो वहाँ की बिल्डिंग की भी बात करते हैं, वो उसमें फायर सेफ्टी की भी बात करते हैं, वो उसमें एग्ज़िट और ये सारी चीज़ दिखाने के लिए भी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो आपके एग्ज़िट्स हैं उनको भी आप साफ रखिए, उनको खुला रखिए, उनको। तो मेरा कहना ये है कि अब चीज़ें तो बदल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जागरूकता भी आ रही है। नया जितना भी आप देखेंगे, कोई भी नई कॉलोनी, कोई भी वो, उसमें करीब करीब हर चीज़ जो कि ज़रूरी है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है जी। लेकिन उसका फिर हम लोग मेंटेनेंस, उसको हम किस तरह से उसको ऐसे ही एज इट इज़ रखें, वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल है। चलिए, ये आरसी शर्मा जी से हम समझते हैं कि चैलेंज क्या है। देखिए, नया सब अच्छा बन रहा है, उसको भी हम अभी ऑन पेपर ही मान रहे हैं कि सब अच्छा बन रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, वो उसमें अपना कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं और उससे वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा पुराना है, पुराने जो शहर हैं, पुरानी जो कॉलोनीज़ हैं, वो जिस तरीके से फंक्शन करती हैं ये हम सब जानते हैं। वहाँ का चैलेंज क्या है? तो वहाँ पर उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कुछ वहाँ से इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। वहाँ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लोग जहाँ पर एक बार बस जाते हैं, सालों से वहाँ पर हैं, उनकी आजीविका वहीं है, छोटी छोटी दुकान या जो भी काम कर रहे हैं, किसी नौकरी कर रहे हैं, उनको वहाँ से स्थानांतर, उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बसाना अपने आप में बड़ी भारी मुश्किल काम है और लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। कोर्ट का पीछे ऑर्डर आया था कि उसमें ये था, दिल्ली में जैसे हुआ था कि उनको दे शुड बी इन सिटू, उनको वहाँ पे बसाया जाए, जहाँ पर भी उनकी कॉलोनी वहीं पर बसाया जाए। लेकिन बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रह रहे हैं। कहीं पर शुरू में 15 गज़ के या 20 गज़ के प्लॉट दे दिए गए, तो उसी पे 2, 3, 4, 5 मंजिल के झुग्गियाँ टाइप के बन गए हैं। उसमें ऊपर चढ़ने का जीना भी ऐसे ही है, खुला सा है। और क्योंकि ये शुरू में 1 मंजिल अलाउ किया गया था, बाद में 2, 3, 4 और 5 मंजिल तक बन गए हैं, तो अपने आप में इसमें कोई भी बदलाव करना संभव नहीं है। ये क्योंकि उसमें अब देखिए, हम एक तरफ जो है, वो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो क्यों संभव नहीं है। आप सोचिए, लाइफ से बड़ा तो कुछ नहीं है, योर लाइफ इज एट रिस्क, लेकिन बावजूद उसके भी हम ये बात कर रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है या नेक्स्ट टू पॉसिबल है। ये कैसे है फिर? ये पॉसिबल इसलिए है कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाने की संभावना है, जैसे कि बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, रेट्रोफिटिंग, वो पॉसिबल नहीं है। कि बड़ी बिल्डिंगें बिना किसी कॉलम्स, बीम्स के, कंक्रीट के, सीधी जो लोड बियरिंग वॉल्स हैं, छोटी पतली आधा ईंट की दीवार, तो उस पर जो बिल्डिंग बनती है बड़ी अपने आप में कमज़ोर रहती है। 1 मंजिल से ज़्यादा तो नहीं बननी चाहिए, 2 मंजिल से किसी हालत में नहीं, लेकिन वो 5 मंजिल तक बनी हुई है। उसमें सब जगह LPG सिलेंडर हर घर में आजकल है, बिजली का सब जगह, हर जगह है। तो जब VK शर्मा साहब ने जापान का एग्जाम्पल दिया, वो भी अगर भूचाल आएगा तो ये कितना भारी एक एरिया होगा, जहाँ पर पे जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया 675 सच सेक्टर्स आर देयर। वहीं पर भी अगर हर एक क्लस्टर में एक फायर इंजन भी हो तो वी नीड अबाउट 600-700, लेकिन पूरी दिल्ली भी है। तो इसको क्या करेंगे उसमें? इसके अलावा जो मेन एरिया है, जैसे कि सदर बाज़ार, गांधीनगर, करोल बाग, जो कि ये पुराने बने हुए हैं, लेकिन आजकल वो बड़े एक मार्केट हब है, वहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स हैं, वहाँ पर 4-5 मंजिल के और ये होलसेल मार्केट्स हैं। और इसी तरह का सब जगह है। आप कलकत्ता जाएंगे, आपको कोलकाता में ऐसा ही मिलेगा। आप जो भी मेट्रोज हैं हमारे, या फिर हाँ, सब जगह पर, क्योंकि और वो इतने पुराने हैं कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को छूना, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बहुत परेशानी भरा काम। उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो लिया गया है, मैं आप बताना चाहूँगा। दिल्ली में बेयर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को हमने कहा है कि ग्रेविटी स्प्रिंकलर्स, एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जो अपने आप आग जलती है तो वो बल्ब टूटेगा और पानी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका पैराफर्नेडिया इतना ज़्यादा होता है कि उसको लगाना संभव नहीं होता है। तो एक प्रोजेक्ट दिया गया है, BIS ने लिया है अभी, कि अगर ग्रेविटी टैंक से ऊपर से लगा के वो स्प्रिंकलर लगा दिए जाएँ, और मान लीजिए 10, 15, 20 दुकानें एक साथ हैं, उनको एक कॉमन टैंक से, तो कैन इट बी यूज़फुल? अगर वो हो जाता तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई में यूज़फुल रहेगा। तो उसमें बहुत बड़ा पैराफर्नेडिया नहीं होगा, लेकिन
दिन में रात में कभी भी आदमी है या नहीं है, जब तक पानी टैंक में है और बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें सिर्फ 500 लीटर या 1000 लीटर पानी का, क्योंकि बाद में फायर सर्विस की गाड़ी आके अपना कनेक्शन उसमें दे देगी, कनेक्शन भी उसमें व्यवस्था की जाएगी। तो ये क्योंकि अप्रोच है नहीं उसमें, और कुछ, और ऐसे में ये देखा कि सदर बाज़ार में जब आग लगती है तो पूरी मार्केट में करंट आ जाता है। कोई आप शटर खोल नहीं सकते, आग बुझाने के लिए आपको शटर खोलना है, लेकिन पूरी मार्केट में करंट आ जाता है। रीज़न कि वो सारा एक दूसरे से वेल्ड किए हुए हैं, और आग लगेगी तो बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में भी ये सिस्टम काम करेगा। शायद ये एक अपने आप में संभावना होनी चाहिए कि ऐसे जो इलाके हैं पुराने हैं जहाँ पर हम कोई नई व्यवस्था कर नहीं सकते, ये एक व्यवस्था रहेगी जिससे कुछ ना कुछ इसका इलाज बिल्कुल। और संभव होगा। व्यूवर्स, हमारा कोई कंसर्न आपको बिल्कुल डर का माहौल बनाने का नहीं है, लेकिन आप अपनी जान के प्रति कम से कम इतना अवेयर रहिए कि आसपास में देखिए कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो फिर क्या किया जाना चाहिए, या आप अपनी सेफ्टी के लिए कौन से मेजर्स हैं जो कि उठा सकते हैं। मैम, शायद ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स की हमको यहाँ पर ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज एवरी लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और जब भी कुछ इस तरह का होता है स्टेक पर लाइफ ही होती है। फिर जैसे मैंने पहले कहा था, 3 पैरामीटर्स पे फायर सेफ्टी वर्क होना चाहिए, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड द यूजर लेवल। राइट एट द माइक्रो लेवल, जहाँ पे भी वो फायर होने की संभावना होती है, वो आइडेंटिफाई करके उनको यूजर को एजुकेट करके अगर हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट इज मिनिमाइज्ड। आग लगने के चांसेस एकदम मिनिमल हो जाते हैं। और आग कोई बहुत बड़ी नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। अगर 3 एलिमेंट्स हम लोग प्रॉपरली उसको अलग अलग रखते हैं, एक जगह हम आने नहीं देते हैं, तो आग लगने का कोई संभावना ही नहीं है। और अगर आग अलग भी गई, अगर क्वांटिटी ऑफ दैट कम्बस्टिबल मटेरियल इज वेरी स्मॉल, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो चेन वाला जो 4th वाला एलिमेंट है वो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा। आग नहीं लगेगी ऐसा हम लोग समझ के नहीं चल सकते। आग लग सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमारे अलग अलग होनी चाहिए। वो आग लगने की जो मटेरियल है, मटेरियल लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। द यूजर एंड शुड बी नोइंग अबाउट हैंडलिंग अबाउट दैट मटेरियल, क्या इसको कैसे हैंडल करने से क्या होगा अगर आग लगती है, तो हमारे प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होना चाहिए। तो ये एजुकेशन तो देना ही देना है, क्योंकि यूज़र लेवल पे ही हमारी ज़्यादा क्या बोलते हैं लॉसेस होते हैं। और ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लॉस अगर कुछ होता है तो वो इररिपेरेबल है, हमारा कोई इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ नहीं रहता है। और अनदर दैन द ह्यूमन बॉडी डैमेज, हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। साइकोलॉजिकली अगर एनी फैमिली इज हर्ट, अगर आग से कुछ होता है, जलता है, चेहरा भी अगर जलता है, तो हम सोच सकते हैं कि वी रिक्वायर अ प्लास्टिक सर्जरी। दैट इज अ मेजर इशू। अगेन द इकोनॉमी इज इन्वॉल्व, हाईली कॉस्ट ऑपरेशन इज दैट। तो वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, कि आग कोई खेल नहीं है, आग कोई छोटी मात्रा में होने वाली या फिर कोई ये नहीं है। आग हमारी कंट्रोल में रहना चाहिए, ना कि हम अपना कंट्रोल आग के हवाले कर देना चाहिए। वी शुड बी द मास्टर्स, राइट, एंड वी शुड नॉट मेक द फायर एज द मास्टर। दैट अवेयरनेस एट द यूजर लेवल इज वेरी मच एसेंशियल। जी जी। एक चीज़ और जो मैं ऐड ऑन इसमें करवाना चाहती हूँ आपसे, ये कि अर्बन और रूरल का इज देयर एनी डिफरेंस? क्योंकि रूरल में हम ये भी देखते हैं कि अलग तरीके से उसका एक तरह से बेनिफिशरी के तौर पर भी हम देखते हैं उसको कि बेनिफिट लिया जाता है, और बहुत सारे काम हैं जो उसके थ्रू किए जाते हैं, और वहाँ पर जो मोड ऑफ वर्क है वो भी एक अलग तरह का है। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल्सो, और आग लगने के कारण और तरीके और वो सब में, और फिर वहाँ पर क्या आसानी होती है रूरल एरियाज में? नहीं, डेफिनेटली अर्बन एरियाज आर हाईली डेंसिफाइड, द मटेरियल, द कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे आर डिफरेंट। रूरल एरिया में ओपन रहता है, लो राइज रहता है, डेंसिटी कम होती है, लेकिन एट द मोस्ट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स। अगर हमारे ग्रास है, छत है, जो हमारी पूरी कंबस्टिबल ड्राइड ट्री का जो रहते हैं ब्रांचेस रहते हैं, दे आर टोटली कंबस्टिबल, तो दैट इज ऑल्सो इक्वली रिस्क, हैविंग द सेम रिस्क। लेकिन इतना ही है कि वहाँ पे हमारा लो राइज है, तो नेबरहुड पे हमारा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा।
लेकिन अफेक्ट ज़रूर करेगा। ऑब्वियसली उस फैमिली को तो करेगा। हाँ, लो राइज है, लो डेंसिटी है, मटेरियल बेस्ड कौन सा है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो नेचुरली रूरल आर नॉट सो मच रिस्की compared to the urban area. Urban area, high density, we have many points, we have many material where the fire can occur, so they are there. Naturally urban area is on a high risk and rural area to a certain limitations is at lower risk. ओके, तो आरसी शर्मा जी, मतलब जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसका एक तरीके से ये ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं कि हम हर तरह से देखें तो हम ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी वाइज देखें, बिजनेस वाइज देखें, वी आर ग्रोइंग एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन एज वेल। बट उसी का क्या ये एक ड्रॉबैक है? और ड्रॉबैक इसलिए है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं? और सर्टेनली नॉट, लेकिन जिन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं शायद उस वजह से है। एंड डू यू ऑल्सो वांट टू ऐड ऑन समथिंग in rural and urban area also? Yes, I think in rural area, this month of the April, May and June, these are the crucial for this thing, and we normally in Delhi were always doing that. We were opening some fire posts in the rural areas, 6-7 places, so that access to the fire engines is quick, otherwise they don't have fire station there. So that was one of the area, and in that I'll like to share with you that in one of the months in April, about it was 2000 maybe 8-9 or so, around that time, one single day we had 22 fire incidents in the crops, and another day it was around 14. So suddenly it becomes so huge risk in that sense during this harvesting season. इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, तो motive could be different, that's a different issue, but this is there. But in urban area the thing is that again we are progressing upwards, multi-story buildings. So long as planned buildings are constructed and we are able to maintain the things the way they are designed, there is no reason to see that we are going to have a problem. और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो होती है देखी गई, हम लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज़ मिसयूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ऐड ऑन करते जाते हैं, उसको सेफ्टी को अवॉइड करते हैं। और दूसरा जो स्मोक मैनेजमेंट या स्मोक वेंटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम कभी कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि आग तो ठीक है, ये आग बुझाने वालों का काम है। इसलिए कुछ इस मामले, जब भी कोई आग लगती है, सिनेमा में आग लगी तो सब सिनेमा वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करिए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए। जब होटल में होती है तो सारे होटल वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक बुखार जैसे होता है ना सीजनल, जब कुछ कहीं होता तो उसी तरह की एक गेस्ट हाउसेज में हुआ था तो वो शुरू हो गया। तो ये नहीं, एक अवेयरनेस हमेशा के लिए होनी चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग जाते हैं होटल्स में, 5 स्टार होटल, आप गए किसी में एंटर किया और आप कमरे में जाके सो गए। बिफोर डूइंग दैट एक बार कमरे से निकल के बाहर देखना चाहिए कि मेरा जीना किधर है, स्टेयर्स राइट में है या लेफ्ट में है। क्योंकि और हालांकि जैसे मैम ने बताया कि एक कमरे में नक्शा लगा रहता है कि यू आर हेयर, और आपका किधर मीन्स ऑफ एस्केप है, एक लाइन लगी रहती है ग्रीन कलर की, एग्जिट साइनेज भी रहते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक बार देख लेंगे सीरियसली रह करके, तो ये पता रहेगा कम से कम आपको अचानक उठ के भागना पड़े तो किधर जाएँ। अदरवाइज उस समय कोई आपको मिलेगा नहीं गाइड करने के लिए, बताने के लिए, ऐसा बहुत कम होता है। तो एक अपने आप इस चीज़ के बारे में जानकारी रखना, और चलते हुए जैसे मैम ने कहा कि मॉल में जा रहे हैं तो जाते जाते देखते रहिए कि कहीं पर एग्जिट साइनेज है लगा हुआ, तो नेचुरली इधर जीना है। तो एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें एक हमारा जो एक कोना है दिमाग में, वो इस चीज़ों को दिमाग में रखे तो काफ़ी अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, और इसी वजह से आप फिर बच सकते हैं। प्रोफेसर वी.के. शर्मा जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो, जैसे बड़ी आग लग जाती हैं, जंगलों में आग लग गई, खेतों में आग लग गई, कुछ तो जानबूझकर जो खेतों का कुछ जलाने के लिए लगाई, जिसको लेकर भी अब बहुत बात होती है क्योंकि उससे पोल्यूशन और बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन उस तरह की आग जो है वो एक अलग तरह का मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या है और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है जो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जो अब जलवायु परिवर्तन की वजह से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले 1 या 2 प्रदेश थे जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती थी, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मैं सिक्किम में हूँ, तो सिक्किम में करीब करीब हर वर्ष मतलब 1 बार 2 बार जो है फॉरेस्ट फायर होनी ही होती है। और ये इसका मतलब कारण तो हमारी समझ में आ रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरह की स्पीशीज़ वहाँ पे हैं, कॉनिफरस और
तो एक तरह से मोनोकल्चर का पहले से जिस तरह से प्रचलन था फॉरेस्ट में, तो वो सारे कारण तो हम जानते हैं। और अब अभी एनडीएमए ने एक पूरी एक कमेटी गठित की है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, और उसमें ये हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रिपेयर्डनेस उसकी क्या हो, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाएं। क्योंकि हमारे पास इस देश में क्षमता नहीं है कि हम इस तरह की जो फॉरेस्ट फायर हैं या बड़ी फायर हैं उनको वो कर सकें। अभी नैनीताल में अभी पिछले ही दिनों नैनीताल में फायर हुई, और जिसको एयरफोर्स ने बहुत मदद किया, एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स ने काफ़ी उसके ऊपर जो है। लेकिन मैं जैसे बताया कि जैसे और देशों में, वैसे तो आप कैलिफोर्निया की एग्जांपल दे सकते हैं कि महीनों महीनों तक फॉरेस्ट फायर चलती रहती है, मियामी में और सब जगह, और जितने फ्रांस में, अभी पूरे यूरोप में, मतलब वो कहते हैं कि हम पे क्षमता है, फिर भी फॉरेस्ट फायर जो है रुकते नहीं है। लेकिन इंडिया में उसकी शुरुआत हो गई है। हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग और उसके लिए एक टीम गठित की है, एक मॉड्यूल बनाया है। तो हम समझते हैं कि जो सरकार हैं, जो राज्य सरकार हैं, वो एक तरह से प्रिपेयर्डनेस, इसकी मिटिगेशन के लिए वो काम करेंगे। चूँकि एक वाकई एक बहुत ही बड़ा इशू होता जा रहा है। अर्बन फायर की तरह से फॉरेस्ट फायर भी, बुश फायर, ये एक प्रोमिनेंट चीज़ हो गई है हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल। और मैम, जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ प्रिया जी, अब वो ये है कि हम ग्रो तो कर रहे हैं ग्रेजुअली और रैपिडली, दोनों ही तरीक़ों से। किसी सेक्टर में हम अलग अलग तरह से हर सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस तरक्की में जो चैलेंज है, आपके जो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ, तो वो बिगेस्ट चैलेंज क्या है ड्यूरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर? जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे ज़्यादा चैलेंज आता है, या क्या चैलेंज ऐसा है जिसको आप फेस करते हैं और आप ये चाहते हैं कि कम से कम वो हर्डल्स ना हो, तो और हम एक बेटर एनवायरनमेंट का, बेटर आर्किटेक्चर का, बेटर चीज़ों का हम निर्माण कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं? देखिए, चैलेंज हर जगह होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे चैलेंज का रेट लेवल बढ़ते जाएगा। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो एडवांसिंग। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमको हमारे रीअसेसमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, फायर सेफ्टी में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो रीअसेसमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, फायर सेफ्टी with the help of advancement of technology, that is the one solution which we can have to control or to have a proper fire safety management. Now, fire safety is not the concern at the grassroots level, at the user occupancy or the space user level. Fire safety is a concern of when we talk about a settlement of a city, अर्बन प्लानिंग लेवल से लेके एक बिल्डिंग, इंडिविजुअल स्पेस, इंडिविजुअल घर, किचन तक का fire safety level है. There are different levels. So all these levels should take care of fire safety. अब जब हम लोग फायर स्टेशन का लोकेशन करते हैं, जैसे मेरा रिसर्च उसी पे है, फायर सर्विस इन अर्बन एरियाज, विच ब्रॉडली आई हैव डन अ स्टडी ऑन दी सिटी, एट द सिटी लेवल. बिल्डिंग लेवल पे के नॉर्म्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, दैट इज ओके, दे आर देयर, वी हैव टू डू. सिटी लेवल पे भी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फायर सेफ्टी, फायर स्टेशन इज रिक्वायर्ड. एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो टू बी चेक्ड. फायर सेफ्टी व्हीकल्स अगर जाते हैं, अगर हमारे स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमिटी एक अथॉरिटी है जो हमारे नॉर्म स्पेसिफाई किए, 5 मिनट 7 मिनट के अंदर में हमारे फायर सेफ्टी फायर व्हीकल्स शुड रीच टू द पॉइंट, फायर इंसिडेंट पॉइंट. तो वो पॉइंट तक वो रीच होता है कि नहीं, 5 मिनट में 7 मिनट में, तो उसके लिए हमारा ऑप्टिमाइजेशन, फायर स्टेशन का लोकेशन, इवन इफ वी हैव दैट मिनिमम डिस्टेंस, वी आर हैविंग ट्रैफिक कंजेशन ऑन द रोड्स. तो रोड तो हम बढ़ा नहीं सकते. एक्चुअली हमारे पास ऐसे शहर है, नागपुर में भी, नागपुर इज ऑल्सो वन ऑफ द सिटी जहाँ पे हमारे इमरजेंसी लेन सेपरेट हम लोग नहीं दे सकते हैं. प्रॉपर सर्टेन आवर्स में ट्रैफिक कंजेशन है. अगर डिस्टेंस कम भी है, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद भी फायर स्टेशन के पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई करके प्लेस भी करते हैं, लेकिन ट्रैफिक ऑन रोड, द मूवमेंट ऑफ दैट व्हीकल हैज़ टू बी देयर.
सो नॉट नेसेसरी कि हमारा बड़ा व्हीकल ही मूव होना चाहिए. वी कैन मिनिमाइज टू द स्मॉल व्हीकल्स. आग बहुत बड़े मात्रा की नहीं रहती. इनिशियली अगर कम टाइम में अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो स्मॉल व्हीकल्स विथ सर्टन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर्स और एल्स इवन द फायर extinguishers in smaller amount, not at the portable नहीं, लेकिन उसके लिए पोर्टेबल हाँ, अगर इक्विपमेंट नॉट पोर्टेबल. पोर्टेबल तो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज में व्हीकल, स्मॉल व्हीकल्स हमारे आजकल है, मिलते हैं, वो फ्रीक्वेंट यूज में होने चाहिए. राइट. तो ये सारी चीज़ें सिटी लेवल के हमारे थोड़े से मॉडिफिकेशंस हमारा करना ज़रूरी है. और अनदर थिंग कि आग लगती कौन से टाइम पे है. एक्चुअली समर डेज अप्रैल, नागपुर में, हमारे यहाँ नागपुर में आग का मैंने जो स्टडी किया है, मार्च अप्रैल में इज़ द वेरी मच सीवियर एरिया या महीना होता है जहाँ पे एकदम ह्यूमिडिटी लो होती है, टेम्परेचर हाई होते हैं. टेम्परेचर हाई होने के कारण आजकल सभी एवरीबडी वांट्स एयर कूलिंग. Air, it is not only cooling, it is air conditioning. Air conditioning and all the spaces inside should be tightly packed. Right. Again, it is adding to the increase in electrification. इलेक्ट्रिकल का लोड बढ़ जाता है. फिर हमारे लोड बढ़ने के कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं. वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हमारे शॉर्ट सर्किट्स होते हैं. शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और हम लोग सब टाइट पैक इसमें रहते हैं, तो हम लोगों को बाहर में क्या चल रहा है वो हमारे जल्दी ध्यान में ही नहीं आता है. जब तक वो बहुत बड़ी थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल क्वांटम में अगर वो आग चली जाती है तब हम लोगों को ध्यान में आता है. अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर ने बोला मॉल में गए आग लगी, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फायर सर्विस. हाँ, हमारी एक शहरी के तौर पर हमारी भी तो जिम्मेदारी हमारी है. जी. It is our responsibility. The people, the occupants, the citizens should be made aware of their community responsibility. It is a responsibility towards the community. और ये directly affect करता है पूरा neighborhood को. जी. तो you are not only one single identity. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, human being is a social animal. Right. So that social animal is also applicable for this fire safety viewpoint. So that is also to be taken care of and people are supposed to make aware. जी, बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए. How will you conclude, sir? In a brief in this way, the modern technology, yes, we are using, as ma'am has said, that motorcycles nowadays, Sharma sir we were talking that bikes with the water mist technology, some about 10 liters only extinguishers, not a huge capacity, but they carry 2 of these. वो इतना फास्ट जा सकता है और छोटी लेन्स हैं उसमें भी जा सकता है, एंड इट्स गॉट ए वेरी इफेक्टिव एक्सटिंग्विशिंग कैपेबिलिटी. सो दीज थिंग्स इफ दे आर स्टेशनड at in between the long distance stations, so that you can the response mechanism can be improved. Response is faster, that is okay. And fire prevention is the only thing we should see that things do not happen. For that, see that electricity that is taken care of, proper use of miniature circuit breaker, MCBs, ELCBs, that is, and seeing that our equipment, they are of the standard, good standard, not the local equipment. They are prone to this type of things. I think this is the one area we should be able to take. VK Sharma sir, how will you conclude? क्या कहेंगे आप आखिर में? मेरा कहना ये है कि देश में पहले फायर सर्विसेज की और इसकी काफ़ी कमी थी, और KM सिंह कमेटी के बाद में एक बहुत विस्तृत रूप से जो है पूरे देश में जो है फायर सर्विसेज को और फायर इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है. तो देश के नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए. लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हम लोगों को मतलब कम्युनिटी लेवल पे, कॉलेज और स्कूल लेवल पे अगर हम थोड़ी सी इसको एजुकेट कर दें, लोगों को, बच्चों को इसको बारे में बता दें कि उनके क्या डूज एंड डोंट्स, किस तरह से छोटी छोटी बातें हैं. जैसे मैडम ने अभी समझाया, इनका तो ट्रेनिंग कॉलेज है. अभी नेशनल लेवल पे जो हमारा नागपुर का इंस्टीट्यूट है वो बहुत उसे रिवैम्प किया जा रहा है, बहुत पैसा इस पे खर्च हो रहा है. ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी है, ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो फायर सर उसके लिए बहुत अच्छी हो रही है. तो मेरा सोचना ये है कि कम्युनिटी लेवल पे
इसको हमें थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्कूल लेवल में बच्चों तक ये बात कैसे जाए और उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसका पता होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को एम्बेसडर एक तरह से बना देना चाहिए और वो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए स्टूडियो में। प्रिया प्रवीण मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी नॉलेज इस प्रोग्राम के थ्रू मिली होगी। कैसा लगा आपको ये हमारा प्रोग्राम? ज़रूर अपनी राय हम तक जाहिर करें। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब